अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन इन बायो फॉर यू। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है केल्विन साइकिल के हवाले से। और केल्विन साइकिल इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज इट वाज एक्सप्लोर्ड बाय द मेल्विन केल्विन, साइंटिस्ट था जिसने इसे एक्सप्लोर किया था। इसके 3 फेजेस हैं बेसिकली, और इन्हीं फेजेस को हम पे डिस्कस करेंगे। और प्रोडक्ट्स मैंने आपको पहले बता दिए थे जो इसमें चीज़ें यूज़ होंगी, मैं अगेन उनका रेफरेंस आपको दूंगा कि कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं। सो इसके 3 स्टेजेस आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है जी इसका जो फेज़ पहला है उसे हम कहते हैं इट इज़ द कार्बन फिक्सेशन, कार्बन की फिक्सेशन हो रही है। और जो सेकंड उसका फेज़ आ जाता है दैट इज़ नोन एज द रिडक्शन। रिडक्शन बेसिकली इज़ द इम्पॉर्टेंट फेज़ ऑफ दिस केल्विन साइकिल, जिसे हम प्रोडक्टिव फेज़ भी कहते हैं। दिस इज़ आल्सो नोन एज द पे ऑफ और द प्रोडक्टिव फेज़। प्रोडक्टिव का मतलब क्या हुआ कि इससे हमें अपना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। सो रिडक्शन इज़ बेसिकली इज़ द प्रोडक्टिव फेज़ ऑफ द केल्विन साइकिल। एंड द थर्ड फेज़ इज़ द रीजनरेशन। रीजनरेशन किस चीज़ की? जो चीज़ रिएक्शन में हिस्सा ले रही होती है वो दोबारा से रीजनरेट होती है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ द रीजनरेशन फेज़। अगर हम स्टार्ट करें इसको, तो प्रीवियस जो प्रोडक्ट्स इसके यूज़ होंगे, जो इसके इनपुट्स होंगे हमारे पास, प्रोडक्ट्स आपको पता है जो बनते हैं कहाँ से? NADH2 आपको पता है RAD कहाँ से बनता है? लाइट रिएक्शन से। और दूसरा ATP जो बनता है लाइट रिएक्शन से। वो दोनों जो इसके प्रोडक्ट्स हैं लाइट रिएक्शन के, वो इसमें यूज़ होंगे। तो केल्विन साइकिल को हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं? दिस इज़ आल्सो नोन एज द डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज लाइट डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि लाइट के प्रोडक्ट्स, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स इसमें यूज़ हो रहे होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ डार्क रिएक्शन। हो तो ये फोटोसिंथेसिस दिन के टाइम ही हो रहा होता है, जिस तरह से लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन मिल के कंप्लीट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। लेकिन डार्क रिएक्शन क्यों कहलाता है ये? बिकॉज इसमें लाइट रिएक्शन के जो लाइट इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड, लेकिन लाइट के प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड हैं विच आर द NADH2 एंड ATP। अब ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? प्रोसेस हो कहाँ पे रहा होता है? ये प्रोसेस अकर करता है कहाँ पे? स्ट्रोमा के अंदर। और मैंने आपको केमियोस्मोसिस के रिएक्शन में बताया भी था कि जो ATP की प्रोडक्शन हो रही होती है वो भी स्ट्रोमा की तरफ हो रही होती है, और जो NADH की प्रोडक्शन हो रही होती है वो भी स्ट्रोमा की तरफ हो रही होती है, ताकि वहीं स्ट्रोमा के अंदर बने ये और वहीं पे ये इस्तेमाल भी हो जाएं। अब कहाँ किस तरह से ये यूज़ होंगे? अब इसका जो प्रोडक्ट आ जाता है, जो इसका बेसिक रॉ मटेरियल है जो इस रिएक्शन को चला रहा होता है, वो बेसिकली है कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस का एक पोर्शन हमने कवर कर लिया हुआ है, वो वाटर है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? 3 मॉलिक्यूल्स आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के इस रिएक्शन में यूज़ होने के लिए। और इसमें ऑलरेडी जो स्ट्रोमा के अंदर एक मौजूद होता है प्रोडक्ट, जो पहले से जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड आके मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? राइबोलोज बिसफॉस्फेट। उसे क्या कहा जाता है जी? विच इज़ नोन एज द राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ये पहले से मौजूद होगा। और इसके साथ आके क्या चीज़ मिलेगा? इसके साथ आके कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड ये अटैचमेंट उसके साथ हो रही है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिक्सेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आके इसके साथ मिल जाता है। और आपने ये भी याद रखना है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसके साथ आके मिल रहा है विच इज़ राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ये कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होता है? ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। मैं इसके 5 कार्बन यहाँ पे बना रहा हूँ, 1 2 3, दिस इज़ 4 एंड 5th। और इसके दोनों साइडों पे क्या चीज़ मौजूद होती है? फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होता है। इस साइड पे भी फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, इस साइड पे भी इसका फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। अब फॉस्फेट जब 2 अपोजिट ग्रुप्स के साथ लगा हुआ होता है तो उसे हम बिसफॉस्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? बिसफॉस्फेट। बायोफॉस्फेट नहीं कह रहे। 2 डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ होता है, 2 डिफरेंट पोजीशंस की वजह से, 2 डिफरेंट ग्रुप्स की वजह से, अटैचमेंट की वजह से इसे हम बिसफॉस्फेट कहते हैं, बायोफॉस्फेट नहीं कह रहे होते। इसके टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इसके भी टोटल 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट के। सो जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ मॉलिक्यूल्स को, जो 3 इज़ डिनोटेड कि उसमें मैंने उसको थोड़ा सा हाईलाइट इसलिए किया है कि 3 इसके मॉलिक्यूल्स हैं, और है कितने का? ये 5 कार्बन का, और कार्बन मैंने यहाँ पे इसके बना लिए हुए हैं। अब जब कार्बन इसके साथ, तो 3 मॉलिक्यूल्स इसके थे, 3 ही कार्बन आ रहे हैं, तो मैं एक मॉलिक्यूल इसका बनाता हूँ, फिर उसके बाद 3 फिर मैं शो कर दूंगा कि किस तरह से। अब आप देखें 5 इसके ऑलरेडी कार्बन्स थे, जब इसके साथ 3 कार्बन यहाँ से आ रहे हैं और ये 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, तो ये 3 हैं टोटल इस तरह के मॉलिक्यूल्स। अब एक का हम जिक्र करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पहला मॉलिक्यूल, उसमें कितने कार्बन थे? पहले 5 कार्बन थे, 1 2 3 4 एंड 5। एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से इसके साथ मिलेगा, जिसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन है जो इसके साथ आगे अटैच होगा।
फॉस्फेट ऑलरेडी इनके दोनों एंड्स पे लगे हुए हैं, ये एक हो गया मॉलिक्यूल। इस तरह से दूसरा मॉलिक्यूल, उसके अपने कार्बन 5 पहले के और छठा कार्बन उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा मॉलिक्यूल फिर ये, और इस तरह से ये उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों एंड्स पे उसके फॉस्फेट मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑलरेडी आपके पास फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, जो प्रीवियसली जो बिसफॉस्फेट था, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, उसके साथ जब कार्बन्स मिले तो 5 कार्बन की बजाय अब वो कितने कार्बन का हो गया, अब वो हो गया आपके पास 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। सो दिस इज़ 4, 5 एंड 6, और 6 कौन सा है जी, वो कार्बन का मॉलिक्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड से आया हुआ है। अब इस प्रोसेस को मैंने क्या बताया हुआ था जी कि दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द फिक्सेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आके फिक्स हो जाता है किसके साथ, वो मॉलिक्यूल जो कि ऑलरेडी मौजूद होता है। सो दिस इज़ द फिक्सेशन प्रोसेस। ये मॉलिक्यूल क्या होता है जी, ये अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने के बाद ये फ़ौरन क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। तो अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। और ब्रेक किस में करेगा, ये 6 कार्बन की बजाय 3-3 कार्बन के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बना देता है। अब वो 3-3 कार्बन के किस तरह से मॉलिक्यूल्स बनेंगे, अगर हम बीच में यहाँ से लाइन लगा दें, ये जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन, तो आप इस लाइन को देखें तो ये मॉलिक्यूल टूटेगा। तो टूटने से कितने मॉलिक्यूल्स बन गए, 1 2 3 4 5 6, बीच में से ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक होने के बाद 3-3 कार्बन के कितने बना देगा, 6 मॉलिक्यूल्स बना देगा। अब मैं अगर शो कर दूं तो ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और ये तीसरा कार्बन, और उसके साथ एक साइड पे फॉस्फेट लगा हुआ है, ये मैंने फॉस्फेट शो कर दिया। तो इस तरह के कितने मॉलिक्यूल्स बनाएगा, यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स इसके इनिशियली इस रिएक्शन में हिस्सा ले रहे थे। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, 3, और यहाँ पे 6 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स बने थे, वो भी 3 ही बने थे। अब यहाँ 3-3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 3-3 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 6, क्योंकि यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 एक के अंदर थे, तो 3 मॉलिक्यूल्स थे, उन टोटल के अंदर 18 कार्बन्स थे। अब क्या हुआ, ये जब टूटेगा तो 3-3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल बनाएगा, 6 बना देगा। अगर आप इस साइड को देखें, ये जहाँ पे मार्कर मैंने रख दिया हुआ है, तो मार्कर की एक साइड पे देखें आपको 3 कार्बन नज़र आ रहे हैं, और अब मार्कर की दूसरी साइड पे देखें फिर आपको 3-3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। तो इस साइड पे आपको 3 मॉलिक्यूल्स एक फॉस्फेट के साथ, और इस साइड पे भी आपको 3 मॉलिक्यूल्स एक फॉस्फेट के साथ नज़र आ रहे हैं। तो टोटल कितने बन गए, 6 मॉलिक्यूल्स विद द सिंगल फॉस्फेट। अब यहाँ पे जब सिंगल फॉस्फेट के साथ ये बन जाता है तो इसमें इसकी जो पोजीशन है 1 2 और 3, थर्ड कार्बन के ऊपर आपको क्या चीज़ नज़र आती है, फॉस्फेट। तो इस मॉलिक्यूल को फिर हम क्या कहते हैं जी, दिस इज़ नोन एज 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्या कहते हैं इसको हम, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ये मॉलिक्यूल बन जाता है। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ होता है। अब 3 जो फॉस्फोग्लिसरेट होगा उसके साथ एक और फॉस्फेट अटैच होता है, तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या होगा, इस मॉलिक्यूल में जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट होगा उसमें फॉस्फेट अटैच होगा। अब आप देखें मॉलिक्यूल को, अब इसमें फॉस्फेट ऑलरेडी 1 2 और 3 3 कार्बन्स हो गए, एक साइड पे ये ऑलरेडी फॉस्फेट इसके लगा हुआ था, मैंने शो किया हुआ था। अब क्या होगा, और इसके अंदर जो इसके प्रोडक्ट्स में पहला प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है ATP आ रहा है, जो लाइट रिएक्शन से यहाँ आके इस्तेमाल होगा, तो क्या होगा, ATPs आएंगे। अब ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं टोटल, फॉस्फोग्लिसरेट के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर एक को एक फॉस्फेट चाहिए, तो कितने फॉस्फेट आएंगे, 6 फॉस्फेट। कौन लेके आएगा, ATP, वो 6 फॉस्फेट आएंगे, इसके साथ मिलेंगे। ATP विल बी कन्वर्टेड इनटू ADP, और ये ADP फिर कहाँ चला जाएगा, ये लाइट रिएक्शन के पास जाएगा, फिर फॉस्फेट पिक करेगा और फिर ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा, लाइट रिएक्शन से ये पिक करता रहेगा फॉस्फेट, और वहाँ से आके फिर इस रिएक्शन को डोनेट करता रहेगा। अब देखें ये फॉस्फेट, अब ये क्या हो गया है जी, ये फॉस्फेट इसमें 2 हो गए हैं। पहला फॉस्फेट एक था जो यहाँ ऑलरेडी मौजूद था, अब 2 फॉस्फेट इसके अंदर हो गए हैं। तो 2 फॉस्फेट हो गए हैं, तो 2 डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर फॉस्फेट हैं। अब अगर आप देखें तो इस पोजीशन पे भी है, इस पोजीशन पे भी, तो इसका मतलब ये पहले कार्बन पे भी फॉस्फेट आ गया हुआ है और थर्ड कार्बन पे भी फॉस्फेट आ चुका हुआ है। तो ये अब क्या बन चुका है, 1 3 पहले कार्बन पे भी और थर्ड कार्बन पे भी फॉस्फेट है। सो दिस इज़ 1 3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन चुका हुआ है। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो फेज़ आएगा उस फेज़ के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जो आएगा उस नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो 1 3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, असल में हमें चाहिए एनर्जी भी और साथ में हमें अपना मॉलिक्यूल भी चाहिए, विच इज़ द ग्लूकोज ऑब्वियसली, जिससे हम बनाने जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे जो सेकंड फेज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, दैट इज़ द रिडक्शन। तो रिडक्शन यहाँ पे होगी। व्हाट इज़ रिडक्शन, रिडक्शन बेसिकली इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
तो हाइड्रोजन की एडिशन जो हो रही है उसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो हाइड्रोजन कहाँ से ऐड होगा, ऑलरेडी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसने हाइड्रोजन अपने साथ पिक किया हुआ है विच इज़ द NADPH। तो क्या होगा यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल्स, अब ये कितने टोटल मॉलिक्यूल्स हैं इसके, यहाँ पे 6 हैं। कितने हैं टोटल, 6। तो क्या होगा, हमारे पास 6NADH2 आएंगे, वो हाइड्रोजन इसे डिलीवर करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगेन 6NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये फिर चले जाएंगे किसके पास, लाइट रिएक्शन के पास, फिर NADH2 में कन्वर्ट होंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यूज़ होंगे, फिर कन्वर्ट होंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। साथ में क्या होगा, एक और प्रोसेस होगा कि इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप है वो भी इसमें से रिलीज़ करेगा और उसे हम लिखते हैं इनऑर्गेनिक फास्फेट। और कितने निकलेंगे, 6 इनऑर्गेनिक फास्फेट इसमें से निकल जाएंगे। तो एक फास्फेट उसके पास रह जाएगा, थर्ड पोजीशन पे रहेगा। फर्स्ट पोजीशन जिस पे पहले वो ऐड हुआ था वहाँ से वो निकल जाएगा। अब जो मॉलिक्यूल बनेगा वो मॉलिक्यूल कौन सा बन जाएगा जी, उसे हम कहते हैं दैट इज़ नोन एज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या मॉलिक्यूल बना जी, इट इज़ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, क्या मतलब इसका हुआ, थर्ड पोजीशन पे इसके फॉस्फेट लगा हुआ है। तो कितने कार्बन इसके अंदर मौजूद हैं, वही 3 कार्बन का ये मॉलिक्यूल है और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, लेकिन थर्ड पोजीशन पे क्या मौजूद है, 1 2 एंड 3 कार्बन। और इस कार्बन पे क्या चीज़ मौजूद है जी, एक फॉस्फेट लगा हुआ है। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कितने कार्बन का है, ये है जी आपके पास 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। और टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं अगेन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, 6 मॉलिक्यूल्स। ये चलता जा रहा है, देखें 3 3 फिर 3 6 6 6, ये मॉलिक्यूल चलते जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने देखा इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो जब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, दिस इज़ द रिडक्शन। रिडक्शन किस चीज़ की हुई है, 1,3 बिस फॉस्फेट की रिडक्शन हुई है और वो कन्वर्ट हो गया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। यहाँ देखें मैंने कहा था कि इट्स अ पे ऑफ फेज़। अब पे ऑफ फेज़ किस तरह से है, इसमें से एक मॉलिक्यूल जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, टोटल इसके 6 थे, एक बीच में से निकल गया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ से निकल गया और बाकी जो मॉलिक्यूल हैं कितने बच गए, 6 में से एक निकल गया तो 5 बच के बाकी जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, वो दोबारा से चले जाएंगे राइबोलोज बिस फॉस्फेट बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 5 और G3P, इट मीन्स के 5 मॉलिक्यूल उसके बच गए, 6 से अब कितने रह गए, 5, एक निकल गया बीच में से। ये जो मॉलिक्यूल एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का निकला, आपको पता है ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का। 3 कार्बन का ये मॉलिक्यूल, एक और फिर रिएक्शन चलेगा, ऑलरेडी वो बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो आ रहे हैं ऑलरेडी, ये एक कंप्लीट रिएक्शन चलेगा तो 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल अलग हो गया। इसके साथ फिर एक और G3P अगले रिएक्शन के बाद फिर आएगा। तो ये दोनों क्या होंगे, ये आपस में जब मिलेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या चीज़ है, वो प्रोडक्ट बन जाएगा ग्लूकोज, जो कि कितने कार्बन का होगा, 6 कार्बन का। इसलिए हम इसे कहते हैं इट्स अ पे ऑफ फेज़। जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो दोबारा से रीजनरेशन की तरफ जा रहा है और रीजनरेशन की तरफ जाते हुए वो क्या करेगा, फिर यहाँ से मज़ीद उसमें रिएक्शंस होंगे। उन रिएक्शंस को हम इस तरह से शो करते हैं, एरो की वजह से उनकी डिटेल हम नहीं शो कर रहे होते। अब यहाँ पे राइबोलोज फॉस्फेट G3P विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इनटू राइबोलोज फॉस्फेट। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइबोलोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और राइबोलोज फॉस्फेट फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइबोलोज बिस फॉस्फेट। लेकिन उस दौरान उसमें क्या चीज़ मिलेगी, उसमें साथ में मिलेगी क्या चीज़, ATP उसमें मिलेगी। वो ATP इसके साथ जब अटैच होगी तो कितने मॉलिक्यूल्स इसमें अटैच होंगे, वो ATP इसके साथ आके मिलेंगे, 3 ATP आएंगे और ATP विल बी कन्वर्टेड इनटू ADP, कितने, 3 मॉलिक्यूल्स ATP के। सो राइबोलोज बिस फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू राइबोलोज बिस फॉस्फेट, राइबोलोज फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू राइबोलोज बिस फॉस्फेट। तो आपने देखा इसमें, यहाँ इसके अंदर जो प्रोसेस हुआ था यहाँ से यहाँ तक, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुआ था। तो इस प्रोसेस को हमने कहा था दिस इज़ फिक्सेशन। फिर उसके बाद इसकी रिडक्शन हुई थी। तो रिडक्शन में जो कार्बन हाइड्रोजन था वो इसके अंदर आके ऐड हुआ था, तो उसको हम रिडक्शन कह रहे थे। अब रिडक्शन में जो दोबारा से जब राइबोलोज बिस फॉस्फेट बनेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज द रीजनरेशन। अब इसमें कुछ जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो एक पूरा कैल्विन साइकिल चलेगा उसमें एक आपके पास G3P आ जाएगा। अब इसमें देखें जो अमाउंट यूज़ हो रही है किस चीज़ की,
ATP की जो अमाउंट यूज़ हो रही है इसके अंदर, ATP एक रिएक्शन के अंदर कितने यूज़ हो रहे हैं, 3 ATP यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं और 6 ATP यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, तो टोटल ATP कितने यूज़ हो गए, 9 ATP यूज़ हो गए। और अगर आप NADH2 की बात करें तो NADH2 कितने यूज़ हो गए, यहाँ देखें आप, तो 6 NADH2 यूज़ हो रहे हैं। सो 6 NADH2 इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। और आपका जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितने यूज़ हो रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें यूज़ हो रहे हैं जी 3 इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये इसके जो आपके पास जो रॉ मटेरियल है वो उसे कहते हैं कि जो इसके अंदर यूज़ हो रहा है। तो जो प्रोडक्ट आपके पास बनता है, जब एक कंप्लीट 3 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से चल रहे होंगे और ये सारा प्रोसेस जब चलेगा, तो उसमें आपके पास जो एक रिएक्शन कंप्लीट जब होगा, उस एक रिएक्शन के बाद आपके पास टोटल क्या होगा, एक G3P आपको मिलेगा। फिर एक और केल्विन साइकिल चलेगा, एक और G3P आपको मिलेगा, जिससे फिर क्या बनता जाएगा, ग्लूकोज बनता जाएगा। यहाँ इस चीज़ को आपने याद रखना है कि जो इसके अंदर चीज़ें यूज़ हो रही हैं और उसमें NADH2 की अमाउंट कम यूज़ हो रही है और ATP की अमाउंट ज़्यादा यूज़ हो रही है। इसको मैं एक और प्रोसेस के साथ फिर लिंक करूँगा, विच इज़ नोन एज द साइक्लिक फास्फोराइलेशन। जो आपका जी स्कीम है उससे एक डिफरेंट रिएक्शन है। डिफरेंट मींस के वो उस तरह से नहीं होता, लेकिन है वही रिएक्शन, तो फास्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फास्फोराइलेशन में बताऊंगा आपको कि क्यों हो रहा है साइक्लिक फास्फोराइलेशन और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। वो इस वजह से कि NADPH की अमाउंट और इसकी वेरिएशन की वजह से। सो ये था जी हमारा केल्विन साइकिल। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें फिर आपसे मुलाकात होगी, जिसमें मैं आपको साइक्लिक फास्फोराइलेशन बताऊंगा और उसके बाद फिर हम जाएंगे आगे रेस्पिरेशन की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगेन सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल और कमेंट्स में मुझे बताएं भी इसमें अगर हम फर्दर इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।